अब हमने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का विकास प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में हमने इसको समझा। अब आ जाते हैं हम लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांत, यानी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जो लोकतंत्र के संदर्भ में दिए गए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो लोकतंत्र के सिद्धांतों में हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला जो सिद्धांत है वो शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत के रूप में हम इसको अलग करते हैं, और दूसरे समकालीन श्रेणी में जो सिद्धांत दिए गए हैं, यानी समकालीन समय में जो लोकतंत्र के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों का जिक्र करेंगे। तो पहला शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या है। यह सिद्धांत राजनीतिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित है। यानी ये जो सिद्धांत है ये राजनीतिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि शास्त्रीय उदार, यहां पे उदार शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। उदार का मतलब लिबरलिज्म, फ्रीडम, और लिबरलिज्म जो लिबर शब्द है वो कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा की लिबर से लिया गया है, जो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के बंधन के अभाव की बात नहीं करता है। आई मीन टू से कि जो लिबरलिज्म है वो ग्रीक भाषा की लिबर शब्द से बना है, और ग्रीक भाषा में जो लिबर का अर्थ है वो क्या है? बंधनों का अभाव, अब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस की वो बात करता है। अब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात का मतलब क्या है? उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का बंधन अगर नहीं है तो हम वास्तविक रूप में स्वतंत्र हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर के शास्त्रीय उदार, उदार का मतलब स्वतंत्रता, लोकतंत्रीय सिद्धांत, तो सिंपल सी बात है कि इसके अर्थ से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं। जहां पे उदारवाद की बात आती है वहां पे स्वतंत्रता, समानता और राइट्स की बात करता है। उदारवाद शब्दावली का जहां पे भी इस्तेमाल होता है ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की बात करता है उदारवाद। तो यहां पे जो शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसके तहत भी हमें कहीं ना कहीं समानता और आर्थिक स्वतंत्रता की बात देखने को मिलती है कि भाई सभी लोग समान हैं, स्वतंत्रता सभी नागरिकों को एक समान मिलनी चाहिए, इस प्रकार की बात हमें करता हुआ दिखता है। यह सिद्धांत जनता को शासन के रूप में सर्वोच्च मानता है और वह व्यक्ति की इच्छा को महत्व देता है। जो उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं जो जनता है उसको शासन के रूप में सर्वोच्च मानता है, यानी वो बोलता है कि भाई ऐसी शासन पद्धति में सिर्फ और सिर्फ वो जनता ही है जो शासन कर सकती है, और जनता को शासन करने के प्रतिनिधि के रूप में वो मानता है कि कोई भी लोग या कोई भी नागरिक शासन की सर्वोच्च पदवी पे जा सकता है। यानी हम गणतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र का मतलब क्या है? हमारे प्रस्तावना में गणतंत्र शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है ना, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र होंगे। तो गणतंत्र का मतलब क्या है? ब्रिटेन में क्या गणतंत्रात्मक शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं। गणतंत्र का मतलब यह है कि जो देश का सर्वोच्च पद है, सबसे वरिष्ठ पद है, उस पद की योग्यता भारत के सभी नागरिकों में है। यानी भारत का सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति है। तो भारत में कोई भी व्यक्ति या कोई भी आम नागरिक राष्ट्रपति बनने की हैसियत रखता है, जबकि ब्रिटेन के संदर्भ में इस तरीके का कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए भारत क्या है? गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई ये कह रहा है कि यह सिद्धांत जनता को शासन की सर्वोच्चता के रूप में देखता है। उसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र के विकास को पूंजीवाद और उदारवाद के साथ मानता है। ये बोलता है कि जो लोकतंत्र का विकास हुआ है वो पूंजीवाद और उदारवाद के साथ ही हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि भाई जो कहीं ना कहीं जो शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत के जो विचारक हैं, कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने शास्त्रीय लोकतांत्रिक उदारवाद या शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का समर्थन जिन्होंने किया है। तो इसमें हम सबसे पहले जिक्र करेंगे जॉन लॉक का, उसके बाद हम बात करेंगे एडम स्मिथ का, उसके बाद हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू का, और उसके बाद हम बात करेंगे बेंथम और जीएस मिल का। तो इसको आप याद कर लीजिए, जॉन लॉक, स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और मिल। जॉन लॉक, स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और मिल। जॉन लॉक, स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और मिल। याद हो गया? जॉन लॉक, स्मिथ, बेंथम और मिल, है ना। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि जॉन लॉक शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत में किस प्रकार की विचार कहीं ना कहीं जॉन लॉक के हमें देखने को मिलते हैं। जॉन लॉक जो है उन्होंने सबसे पहले शास्त्रीय लोकतांत्रिक सिद्धांत का वैचारिक आधार प्रस्तुत किया। क्या किया इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो उसके अनुसार राजनीतिक शक्ति जो है उसका अंतिम स्रोत ही जनता है, यानी राजनीतिक शक्ति के अंतिम स्रोत के रूप में उसने जनता को देखा है। और कहीं ना कहीं इसी प्रकार की बात जो है वह शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतवादी भी करते हैं। तो शास्त्रीय लोकतांत्रिक सिद्धांत का वैचारिक आधार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जॉन लॉक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्या बोला इन्होंने? राजनीतिक शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है, यानी राजनीतिक जो शक्ति है
उस शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर दूसरे पे एडम स्मिथ का। तो एडम स्मिथ, आप जहां भी एडम स्मिथ की बात करोगे ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो एडम स्मिथ इसमें भी आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर लोकतंत्र का समर्थन करता है। वो बोलता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को आर्थिक छूट दे दी जा सकती है। यानी लोकतंत्र ही वो एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें ही व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता पूरी तरीके से दी जाती है। तो इस तरीके की बात कहीं ना कहीं कौन करता है? एडम स्मिथ करता है। तो एडम स्मिथ इसी के साथ साथ कहता है कि भाई आर्थिक गतिविधियों के विकास में या आर्थिक गतिविधियों को करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं होना चाहिए, या उस पर हस्तक्षेप नहीं लगाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के आर्थिक गतिविधियों का मतलब क्या है? उत्पादन के साधन हम अपनी स्वेच्छा से पूरी तरीके से कर सकते हैं। व्यापार हम अपनी तरीके से करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होने चाहिए। हम पे आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इस तरीके की बात आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में एडम स्मिथ करते हैं। उसके बाद हम मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू कहीं ना कहीं शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। और मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के तहत कहते हैं कि भाई जो राजनीतिक संस्थाएं हमारे द्वारा बनाई गई हैं, उन संस्थाओं को हमें क्या करनी चाहिए? शक्ति उन संस्थाओं में बांट देनी चाहिए। शक्ति को एक जगह केंद्रित न करके वो शक्ति को बांटने की बात करते हैं और शक्ति को बांट करके उन संस्थाओं को स्वतंत्र अस्तित्व में स्थापित करने की बात करते हैं। तो इस तरीके से वो शक्ति पृथकीकरण के आधार पे जो संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनकी स्वतंत्रता की वकालत करते हुए प्रतीत होते हैं मॉन्टेस्क्यू। उसके बाद हम बात करते हैं बेंथम का। तो बेंथम कहीं ना कहीं संवैधानिक सरकार की बात करते हैं और साथ ही साथ नियमित तथा गुप्त चुनाव व राजनीतिक दलों की उपयोगिता का समर्थन करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई संवैधानिक सरकार होनी चाहिए। संवैधानिक सरकार होगी तो क्या होगा? सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि वो संवैधानिक सरकार का अगर समर्थन कर रहा है बेंथम, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि संवैधानिक सरकार होगी तो सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे, समान स्वतंत्रता मिलेगी और समान अधिकार सभी लोगों को प्रोवाइड होंगे। तो संवैधानिक सरकार की वकालत करता है बेंथम। साथ ही साथ ये नियमित तथा गुप्त चुनाव व राजनीतिक दलों की उपयोगिता का समर्थन करता है, जो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं होता है। उसके बाद ये बोलता है एक व्यक्ति एक मत की बात करता है। ये क्या करता है? एक व्यक्ति एक मत की बात करता है पर सभी लोगों के मताधिकार का समर्थन नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति एक मत की बात तो करता है, लेकिन सभी लोगों, अब देखो यहां पे एक चीज समझ लीजिए, बेंथम के विचार इस कूट में अलग अलग हैं। तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं अलग अलग विचार बेंथम के में देखने को मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है कि संवैधानिक सरकार का समर्थन करता हुआ पाया जाता है, गुप्त चुनाव और राजनीतिक दलों की उपयोगिता का समर्थन करता है, जो लोकतंत्र में होता है। तो इसलिए हम उसको शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत के दायरे में रखते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक सरकार की बात कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जेएस मिल का। तो जेएस मिल प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन करता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन का मतलब क्या है? कि जनता अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुने और वो प्रतिनिधि उन पे शासन करे। तो इसलिए वो इस प्रकार की बात करता है, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हमें देखने को मिलता है। जो बेंथम है, बेंथम भारित मत की बात नहीं करता है, बल्कि मिल भारित मत की बात करता है। भारित मत का मतलब क्या है? भारित मतदान। भारित मतदान का मतलब यह है कि एक ही व्यक्ति के एक ही व्यक्ति की मत की वैल्यू दो, उनके मूल्य दो। जो बड़े व्यक्ति हैं उनके पास दो मत देने का अधिकार हो, जो छोटे व्यक्ति हो, या जो अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाए और मत की वैल्यू कैटेगरी के आधार पर बांट दी जाए, और किसी व्यक्ति को एक से अधिक मत देने का अधिकार हो और उसकी वैल्यू विशेष हो। क्योंकि ये इसका मानना है कि कुछ लोग जो विशेष होते हैं उनको कुछ विशेष प्रकार के डिसीजन लेने में उनकी विवेकशीलता को ज्यादा प्रमुखता देनी चाहिए। तो इस तरीके से भारत मतदान की बात करता है कौन? जेएस मिल। अब जेएस मिल को हम शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतवादी विचारकों की श्रेणी में क्यों रख रहे हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सपोज, तो इसका आंसर क्या होगा? जेएस मिल शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत के समर्थक करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, किस आधार पर समर्थन करते हैं? नहीं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होगा? सभी लोगों को समानता और स्वतंत्रता मिलेगी कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। अगर वहीं हम बेंथम की बात करें तो बेंथम के संदर्भ में क्या होगा? हाँ, संवैधानिक सरकार, ये आ सकता है। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथकीकरण और एडम स्मिथ आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। जॉन लॉक
जॉन लॉक किसकी बात करता है? वो शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। हाँ, तो जनता में शक्ति का स्रोत की वो बात करते हैं। जॉन लॉक को हम उदारवाद के जनक के रूप में भी जानते हैं। जब उदारवाद में पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि कैसे हम इसको समझते हैं। यहां तक समझ में आ गया?